तो देखिए आज हम बात करते हैं आपके मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की। सिंपल नियम है आपके ऑर्गेनिक में। तो यहाँ पे आपने कहा कि हमने कोई एल्कीन लिया, मान लीजिए ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब भी आपने इसकी किसी रिएजेंट से रिएक्शन करवाई जो कैटायन एनायन दे, जैसे आपने इसकी मान लीजिए सपोज HCl से रिएक्शन कर, तो क्या है कि ये H+Cl- के फॉर्मेट में टूटेगा। यहाँ पे आप जानते हैं बॉन्ड टूटेगा, चूंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है इसलिए कहीं भी प्लस जाए कहीं माइनस जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि ये CH2 बॉन्ड जब टूटा, देखिए तो कहीं भी प्लस कहीं माइनस, बिकॉज बोथ लोकेशंस आर सेम, तो कहीं भी जा सकता है। अब यहाँ पे आपने कहा साहब ये H+ गया, देखिए यहाँ से इस तरह से, तो साहब ये क्या बन गया, इस तरह से दिखाते हैं उल्टा, ये मैं कंफर्टेबिलिटी के लिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान हो समझने। तो अब आपने कहा साहब ये बन गया आपका CH2 CH3, और यहाँ देखिए आपका प्लस, नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ Cl- जो बच गया था आपका, इसने दिया आपको CH2 CH3 Cl। तो अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, एक ही तरीका है, वो इस तरह से बनना है। तो अब दिक्कत क्या है कि अगर आपका एल्कीन जो है वो अनसिमेट्रिकल हो जाए, यानी कि साहब ये C डबल बॉन्ड C इस तरह से हो जाए, देखिए ये CH2 है, ये आपने CH कर दिया, ये CH3। तो अब क्या है, अब इसका अगर ये बॉन्ड क्लीवेज होता है HCl की प्रेजेंस में, तो ये आपका जो है इस तरह से क्लीवेज हुआ है, देखिए यहाँ पे क्लीवेज होगा। तो अब क्या है कि इसके पास दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना क्या है कि ये CH3 CH CH2 यहाँ प्लस जाए यहाँ माइनस जाए। दूसरी संभावना ये है, और CH3 CH CH2 यहाँ माइनस जाए यहाँ प्लस जाए। तो ये दो संभावनाएं हैं। तो पहला अटैकिंग रिएजेंट, चूंकि इन दोनों को देख रहे हैं हम, इन केस में H+ है, H+ आप जानते हैं यहाँ पे इस माइनस पे अटैक करेगा और यहाँ पे इस वाले पे जाएगा। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स, ये आपका बन गया CH3 CH CH3। देखिए ये प्लस आ गया आपका, और आपने कहा साहब क्या क्या होना चाहिए, ये CH3 CH2 CH2। आपने कहा साहब ये कार्बोकैटायन बन गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन एक बढ़िया इंटरमीडिएट होते हैं। देखिए अब 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, दो साइड कार्बन से घिरा है, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। आप जानते हैं 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि ये आपका मेजर बनेगा, यानी ये बनेगा मेजर। तो क्या होगा, ये आगे इन द प्रेजेंस ऑफ Cl- इसने दे दिया आपको CH3 CH CH3 Cl, ये आपका माइनर बनेगा। देखिए ये आपका, तो दिस इज मेजर प्रोडक्ट। और माइनर प्रोडक्ट में क्या बनेगा, आपने इसको देखा, ये Cl- की प्रेजेंस में CH3 CH2 CH2 Cl, दिस इज माइनर, ये कम बनेगा। तो इसी प्रोसेस को आपका जो है मार्कोनिकॉफ साहब ने कुछ शब्दों में, चंद शब्दों में बयान कर दिया था कि ये प्रोसेस जो है, मतलब इसमें प्रोडक्ट क्या बना, उसके पीछे रीजन क्या था। आपने कहा साहब उसके पीछे रीजन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। आप जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से। तो ये मार्कोनिकॉफ का बेस है। कोई पूछता है कि मार्कोनिकॉफ कॉन्सेप्ट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो अब यहाँ पे इसका मतलब हमें जो चीज़ें मिली यहाँ से, उसमें ये थे कि मार्कोनिकॉफ कब अप्लाई होगा। बहुत बार पूछता है आप यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इनमें से किस में मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा या किस में नहीं लगेगा। तो इसको जानने के लिए हमको सिंपल कुछ चीज़ें जाननी है। क्या है कि आपने अभी देखा कि अनसिमेट्रिकल आपका अगर एल्कीन, यहाँ लिख लिया मैंने कि एल्कीन एल्काइन में भी काम करता है, तो मैं ऑब्लिक एल्काइन लिख ले रहा हूं, शुड बी अनसिमेट्रिकल, जहां पे एक से ज्यादा संभावनाएं हो जाएं आपके क्लीवेज की।
तो एल्काइन एल्कीन शुड बी, हम अभी एल्कीन की बात करेंगे, एल्कीन एल्काइन शुड बी अनसिमेट्रिकल। दूसरा आपने कहा कि रिएजेंट जो भी हम यूज कर रहे हैं, रिएजेंट शुड बी कैपेबल to give cation and anion। ये इसकी बेसिक कंडीशन हो गई कि एल्कीन एल्काइन शुड बी अनसिमेट्रिकल। आपने कहा था इसका मतलब ये है कि ये सी, अब मैं सिर्फ H नहीं लगा रहा हूँ, H आप जानते हैं कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, उससे H लगाएंगे। ये आपने मान लीजिए आपका डबल बॉन्ड C इस तरह से है। आपने देखिए इसमें रिएक्शन की, आपने कहा हमने सिंपल HBr लगा दिया। कोई भी ऐसा रिएजेंट जो कैटायन एनायन क्लीवेज पे दे सके, ये तो ठीक है। दूसरी कंडीशन मिल गई। पहली कंडीशन इट शुड बी अनसिमेट्रिकल, हाँ बिल्कुल ठीक है, अनसिमेट्रिकल। तो मार्कोनी कॉफ्स ने जो आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का भी हमने देखा और उसको 2 शब्दों में कैसे बयान किया कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट आफ्टर क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड टूटने के बाद विल गो टू दैट कार्बन जो पाई बॉन्ड से जुड़ी हुई थी, which will be having or which is having lesser number of hydrogen atoms। ये मार्कोनी साहब का 2 शब्दों में नियम था। आपने कहा साहब यहाँ पे देखिए इसमें 3 बॉन्ड हैं इसके, तो यहाँ एक H रही होगी, इसके 2 बॉन्ड हैं तो यहाँ 2 H रही होगी। तो बॉन्ड टूटने पे नेगेटिव वाला वहां जाएगा फाइनली जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है तो यहाँ अटैच होगा। तो आपने कहा सिंपल कंपाउंड सीधे क्या बन गया, CH3, देखिए CH2 और आपका ये यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ गया। तो ये इसका इन शॉर्ट उसने नियम बनाया मार्कोनिकॉफ साहब ने कि हमको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के चक्कर में ना पड़ना पड़े। तो हमने अगली चीज लिखी, दैट मीन्स मार्कोनिकॉफ साहब का नियम जो है, मार्कोनिकॉफ्स रूल इज बेस्ड ऑन, किस पे आधारित है या किससे डिफाइन होता है, इज बेस्ड ऑन stability of carbocation। This is stability of carbocation। अभी हमने देखा था पहले कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से ये निर्धारित होता है। एल्कीन एल्काइन अनसिमेट्रिकल हो तो काम करेगा। रिएजेंट शुड बी कैपेबल टू गिव कैटायन एंड एनायन। आपने कहा था ये HCl हो, आप जानते हैं H+Cl- देगा। HBr ये तो बहुत नॉर्मल है, यानी जनरलाइज फॉर्म में हमने HX ले लिया। आपने कहा था देखिए H2O क्या देगा, H+OH-। ऐसे ही आपने अगला लिया कि कुछ भी ले, HOCl दिया, देखिए HOX, हाइपो हेलोअस एसिड। बहुत काम की चीज है। क्यों काम की चीज है, क्योंकि ये क्लीवेज पे OH- देता है, X+ देता है, तो ये काम की चीज भी देखिए आपके। तो हाइपो हेलोअस एसिड यहाँ लिख लेता हूँ, हाइपो हेलोअस एसिड। लगभग हर दूसरे साल कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो हाइपोहेलोअस एसिड भी अगर होगा तो वो भी आपका मार्कोनिकॉफ साहब का नियम देगा, क्योंकि वो अनसिमेट्रिकल, देखिए अनसिमेट्रिकल होना चाहिए एल्कीन, और वो कैटायन एनायन दे रहा है। तो ये जनरलाइज्ड कंडीशन हुई आपके मार्कोनिकॉफ साहब की। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूँ, देखिए आपने देख लिया होगा इसको हटा दिया हमने। तो ये इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन थी मार्कोनिकॉफ की, कहाँ पे ये अप्लाई। तो मार्कोनिकॉफ साहब में आपने कहा ट्रिपल बॉन्ड में, हाँ बिल्कुल अप्लाई होगा, ट्रिपल बॉन्डेड में बिल्कुल अप्लाई होता है सेम कॉन्सेप्ट से। ये आपसे कहता है ये C ट्रिपल बॉन्ड C। अब मान लीजिए मैंने इसकी रिएक्शन करवाई आपकी, सपोज HI से या HBr दे रहा हूं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अनसिमेट्रिकल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक H है और यहाँ पे ये CH3। देखिए बॉन्ड के अगेंस्ट यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ 1 है, चेन का टाइप डिफरेंट है, अनसिमेट्रिकल है। तो शॉर्ट में नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट आफ्टर क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड टूटेगा, will move to that carbon which is having lesser number of hydrogen। तो ये कहाँ गया देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ चला गया। फर्दर आप चाहें तो आगे भी यही प्रोसेस होगी। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं, ये मार्कोनिकॉफ साहब का नियम।
आपने देखा, फिर ध्यान रखिएगा कहाँ अप्लाई होता है, वो आपके समझ में आया। अब इसमें क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम होता है। तो अब इसमें हालांकि एंटी मार्कोनिकॉफ कोई नेम नहीं है, लेकिन मार्कोनिकॉफ के अगेंस्ट जो चीज होगी दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ। तो थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि ये क्या कहता है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल बोलते हैं आपके खर्च इफेक्ट, KHA खर्च इफेक्ट। ये क्या कहता है, इसकी कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन समझ लीजिए। अगेन मैं कह रहा हूँ, आपसे पूछेगा कि इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है या नहीं लगता, या मार्कोनी लगता है या नहीं लगता, तो आपको देखते ही मालूम होना चाहिए। पहली बात तो ये है, जनरलाइज्ड कंडीशन है कि एल्कीन या एल्काइन शुड बी अनसिमेट्रिकल। यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, एल्कीन, आपका एल्कीन ले रहा हूँ मैं अभी, शुड बी अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिकल में क्या है, वो तो एक ही कंडीशन बनी, कहीं प्लस माइनस जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने देखा था। दूसरी बात ये है, अब यहाँ पे थोड़ा टाइट हो गया, कैसे कि ये रिएजेंट शुड बी HBr, सिर्फ HBr के केस में ये लगता है, ठीक। और तीसरा, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, प्रेजेंस ऑफ peroxide is एसेंशियल है। नॉर्मली पेरोक्साइड में आपका बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड। आप चाहें तो इसको ऐसे बना लें, ये इस तरह से C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। काफी मैकेनिज्म में यूज होता है। पेरोक्साइड क्यों है, बिकॉज ऑक्सीजन आपके एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड हैं। आप जानते हैं कि पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, सब आपको आइडिया होगा। तो ये यहाँ से क्लीवेज करता है, देखिए। अब इसमें तीन कंडीशन है, एल्कीन शुड बी अनसिमेट्रिकल, रिएजेंट शुड बी HBr, HBr के अलावा कहीं और काम नहीं करेगा, याद रखना है आपको। इसका भी रीजन है। तो उसके बाद प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इज एसेंशियल। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, देखिए आपने देख लिया होगा इसे। अब इसमें हम किस तरह से इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, ये देख ले रहे हैं कि कैसे ये चीज हो रही है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसने किया क्या। तो पहली बात तो ये है, जैसे आपने कहा कि C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन में नहीं लगा रहा हूं अभी, आप समझ रहे होंगे इसका क्या है। ये देखिए HBr लिया है, और इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। अब ये एंटी मार्कोनिकॉफ है, यानी कि अभी तक ये कहां जाता था Br, जहां पे अब यहां चार्ज नहीं लगा रहा हूं, देखिए कुछ कारणों से मैं अभी तक जाता था उसके पास, उस कार्बन के, उस पाई बॉन्डेड कार्बन के पास जहां पे हाइड्रोजन कम है। कब जाता था, बॉन्ड क्लीवेज होने पे। अब ये ठीक उल्टा जाएगा, वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ये H है, ये H है, now it will move, it will get attached to the carbon which is having higher number of hydrogen। तो क्या बना, C आपका देखिए CH2Br, ये आपने CH3 लिख दिया, ये CH2 लिख दिया। तो आपका इस तरह से बना। देखिए अब ये कहाँ गया है, आप देख रहे हैं वहां गया है जहां पे हाइड्रोजन आपकी ज्यादा थी, इसीलिए हम इसे एंटी मार्कोनिकॉफ बोलते हैं, एंटी मार्कोनी इफेक्ट। इसमें होता क्या है, देखिए बेंजोइल पेरोक्साइड ये आपका इस तरह से हमने बनाया, जो हमने देखा था अभी, C डबल बॉन्ड O O, दिस इज O अगेन, दिस इज C डबल बॉन्ड O, इज गोइंग टू गिव दिस थिंग। देखिए बेंजीन से जुड़ के ये क्या देगा, पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड का क्लीवेज होगा। पेरोक्साइड मैंने आपसे बताया था कि आपके जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है उसको 5 चीजें इनिशिएट करती हैं, तो उसमें से एक पेरोक्साइड भी है। पेरोक्साइड इनिशिएटर होता है, कैसे, ये यहाँ से क्लीवेज लेता है। अब क्लीवेज यहाँ से लेगा तो ये, तो आपने कहा साहब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों ऑक्सीजन है, तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं। तो क्या बन गया इसमें, 2, देखिए आपके 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल, जिस भाषा में आप बोलें, C डबल बॉन्ड O O, ये देखिए फ्री रेडिकल बन गया। तो ये फ्री रेडिकल बना है। अब देखिए आप फ्री रेडिकल जो है, आप ध्यान देंगे ये अनस्टेबल है, ये इसकी ऑक्सीजन के आपके बॉन्ड्स तो बैलेंस नहीं है, तो ये टूट के देता है इस तरह से बेंजीन यानी कि फिनाइल का फ्री रेडिकल, दिस इज प्लस CO2। ये इसका पहला स्टेप है।
अब क्या है, फ्री रेडिकल का हमेशा नियम याद रखिए। फ्री रेडिकल कहता है कि मेरी तो जो पोजीशन हो गई, मैं तुझे भी ऐसे ही तोड़ूंगा, यानी फ्री रेडिकल में ही तोड़ूंगा। तो इसलिए इनिशिएटर बोलते हैं इसे। अब ये फिनाइल का जो फ्री रेडिकल है, ध्यान दीजिएगा, ये आपके अगले इस HBr से कहता है कि तू भी ऐसे ही क्लीवेज करेगा फ्री रेडिकल के फॉर्म में। तो क्या हुआ, यहाँ पे ये इस तरह से फिनाइल का फ्री रेडिकल था, और यहाँ पे देखिए इसको तोड़ देगा ये इस तरह से फ्री रेडिकल के फॉर्म में H, एंड दिस इज Br का फ्री रेडिकल। H का फ्री रेडिकल यहाँ चला जाएगा, ये देखिए बेंजीन बन गई आपकी। तो क्या बच गया आपका, Br का फ्री रेडिकल बना। तो इस कहानी का मतलब क्या है, इस कहानी का मतलब ये है कि एंटी मॉर्गनिक्रॉफ में, यानी जब रिएजेंट HBr इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड था, रिएक्टिंग स्पीसीज ये है आपका ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। तो कौन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल करेगा। इतना आपने ध्यान से देख लिया। देखिए इसको मैं नीचे वाला पार्ट हटा रहा हूं, नीचे वाला पार्ट हटा रहे हैं हम, कि इसमें अब क्या हुआ, यानी कि इस जो हमने ये लिखा हुआ है, जो इतनी बातें हमने यहाँ लिखी हैं, देखिए इस तरह से, तो इसमें हुआ क्या, ये इन दोनों का जो आउटपुट था, इट वॉज, ये था आपका रिएक्टिंग स्पीसीज ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। अब अगेन फ्री रेडिकल बॉन्ड को कैसे क्लीवेज करेगा, कैसे तोड़ेगा, बताया मैंने आपको। फ्री रेडिकल का एक ही नियम है, मैं फ्री रेडिकल हूं तो मैं तुझे भी फ्री रेडिकल बनाऊंगा। अब ये इसको तोड़ेगा, देखिए ये क्या बन गया आपका, आपने कहा आप CH3, ये CH और CH2, ये फ्री रेडिकल यहां भी आया, यहां भी आया। अब क्लीवेज कैसे किया है कि फ्री रेडिकल अपना अपना इलेक्ट्रॉन लीजिए और जाइए। अब देखिए यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ Br फ्री रेडिकल, दो संभावनाएं हैं कि पहला तो ये है कि ये CH CH2 यहाँ पे जुड़ जाए और ये आपका ऐसे बना फ्री रेडिकल, या आपने कहा कि ये CH3 CH, ये फ्री रेडिकल ऐसे ही रहे और ये यहाँ CH2 Br जुड़ जाए। आपने कहा देखिए फ्री रेडिकल एक साइड से कार्बन से घिरा है, तो दिस इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल। ये दो साइड से कार्बन से घिरा है, दिस इज गोइंग टू गिव 2, दिस इज इनफैक्ट 2 डिग्री फ्री रेडिकल। ये 2 डिग्री का साहब फ्री रेडिकल है। हम जानते हैं कि फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी का वही ऑर्डर फॉलो करता है जो कार्बोकैटायन करता है, यानी 3 डिग्री फ्री रेडिकल विल बी मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, तो ये ज्यादा स्टेबल है इससे। तो ये आपका 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर बना। तो अब इस केस में क्या हुआ, देखिए ये मेजर बना, इस मेजर ने आगे HBr से रिएक्शन की, अब फिर फ्री रेडिकल ने इससे कहा कि मैं तो फ्री रेडिकल हूं, तू भी फ्री रेडिकल बनेगा। तो इसका क्लीवेज ऐसे किया कि ये फ्री रेडिकल बने। अब ये H यहां आ गया, देखिए फ्री रेडिकल, यानी ये हो गया CH3 CH2 CH2 Br, जो हमने यहां बनाया था, देखिए ये बन गया। तो दूसरी कहानी कि एंटी मार्गोनिकोव का बेस क्या है, रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो ये आपके सामने देखिए, जुड़ना था यहां मार्कोनी साहब के हिसाब से, अब कहां जुड़ गया, यहां। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस थिंग एज एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब यहाँ पे एक समस्या और बचती है कि हमने मार्कोनिकोव में तो दिखाया कि जो भी कैटायन और एनायन दे दे, ऐसे सभी रिएजेंट काम कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि साहब रिएजेंट आपका HBr होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए कि आपका रिएजेंट क्या हो सकता है। आपने कहा साहब ये HF हो सकता है, ये HCl भी हो सकता है, मान लीजिए हम कह रहे हैं ये HBr है, ये HI है, इनमें से रिएजेंट कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए हमने ऐसा कहा। अब इस मैकेनिज्म में दो चीजें हुई, अगर आप ध्यान दें कि पहली रिएक्शन क्या थी, ये थी, देखिए आपका जहां पे आपका दिस थिंग हैज बीन फॉर्म्ड। तो मैं इसको यहाँ ऊपर हटा के यहाँ थोड़ा लिख दे रहा हूं ताकि क्लियरिटी रहे आपके सामने। तो पहली रिएक्शन आपकी जो थी वो इस तरह से, देखिए दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। ये क्या हुई थी आपकी कि C डबल बॉन्ड C इन द प्रेजेंस ऑफ आपका HBr एंड प्लस पेरोक्साइड। इसने दिया क्या आपको,
CH3 CH दिस थिंग या दिस थिंग, यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल है। तो एक्चुअल रिएक्शन क्या हुई आपकी, ये हुई। आपने कहा सर ये बन गया CH3 CH डॉट एंड दिस इज CH2Br, ये पहली रिएक्शन हुई। अब दूसरी रिएक्शन क्या हुई मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए दूसरी रिएक्शन क्या हुई आपका, दिस थिंग CH3 आपका CH दिस एंड दिस इज CH2Br। इसने आपको जो है HBr की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, ये दिया आपको दिस इज CH3 CH2 CH2Br। तो यहाँ पे ये दो रिएक्शन हुई हैं। क्यों हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ HBr के लिए एप्लीकेबल है, HCl HI और किसी में काम नहीं करेगी, क्योंकि ये पहली मैकेनिज्म HF के लिए एक्सोथर्मिक होती है, दिस इज एक्सोथर्मिक, ठीक। और दूसरी HCl के लिए भी पहली जो है वो एक्सोथर्मिक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। HBr के लिए भी एक्सोथर्मिक, HI के लिए एंडोथर्मिक होती है। अब दूसरा रिएक्शन देख रहा हूँ, HF के लिए अब ये हो गई एंडोथर्मिक, दिस इज एंडो, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, देखिए ये भी एंडो हो गई HCl के लिए। HBr के लिए ये एक्सो हो गई और HI के लिए ये आपका देख रहे हैं आप अगेन दिस इज एक्सो। तो यहाँ पे सिर्फ HBr ऐसा है जिसके लिए ये दोनों रिएक्शन, दोनों स्टेप्स जो हैं वो एक्सोथर्मिक हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपने वैसे थर्मो में पढ़ा होगा कि टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर की कंडीशन जो है वो रिएक्शन के सपोर्टिंग में है, ड्राइविंग फोर्स रिएक्शन को सपोर्ट कर रहा है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है मतलब क्या है, आपकी एनर्जी निकली, तो एनर्जी निकलना थर्मोडायनेमिकली रिएक्शन के होने को, उसके एग्जिस्टेंस को, उसकी स्पॉन्टेनिटी को, उसकी फिजिबिलिटी को सपोर्ट करता है। तो सिर्फ थर्मो यानी हीट के बेस पे, थर्मोडायनेमिक के बेसिस पे सिर्फ HBr ऐसी है जो यहाँ भी सपोर्टेड है, यहाँ भी सपोर्टेड है। इस कारण से आपका जो है जो एंटी मार्कोनिकोव का नियम है ये सिर्फ HBr के केस में लगता है, तब जब इसको हम पेरोक्साइड में आपके फ्री रेडिकल में तोड़ दें। और कैसे टूटेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ आपका पेरोक्साइड्स। और भी तरीके हैं लेकिन पेरोक्साइड यूज करते हैं। तो ये मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव क्लियर है। आपसे पूछेगा ये इनमें से किस केस में मार्कोनिकोव यूज होगा या नहीं होगा, या किस केस में एंटी मार्कोनिकोव यूज होगा या नहीं होगा, आप निकाल लेंगे मुझे उम्मीद है। चलिए थैंक यू।